आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं मेनका विमेंस नाउ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महिलाओं का जीवन जमीन से शुरू होता है, घरों में पलता है और आसमान को छूने की चाहत रखता है। पिछले कुछ दशक में महिलाओं ने घर की चारदीवारी से बाहर कदम निकाल करके अपने सपनों को पूरा किया, अपनी चाहत को पूरा किया। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, विज्ञान का हो, सेना का हो, पुलिस का हो या फिर खेलकूद से जुड़ी दुनिया हो, महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया है और अपनी पहचान बनाई है। ग्रामीण आंचल से जुड़ी ऐसी ही एक महिला आज हमारे बीच उपस्थित है, जो कि एक गृहिणी भी हैं और साथ ही साथ अपने पूरे स्पोर्ट्स में और अपने काम में पूरी तरह से दक्ष हैं। डॉली यादव जी, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे में प्लेयर रही हैं और साथ ही साथ कोच भी रही हैं। डॉली जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू मेनका जी। नमस्कार दर्शकों, आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। डॉली जी, आप स्पोर्ट्स से हैं, आप स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, तो हम सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट मतलब स्पोर्ट्स में कैसे आया, आप कैसे इससे जुड़ी, और अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। एक्चुअली मेनका जी, मैं बहुत बचपन से ही जी अपने घर में एक लड़के की तरह ही पाली बड़ी हूँ और मुझे हमेशा लड़कों के साथ खेलना, मेरे भाई, दोनों भाई, पापा सब इनकरेज हमेशा करते रहे हैं जी। तो मैं अपने बच्चे, अपने गांव के ही जो लड़के हैं उन लोगों के साथ खेलती थी। वहाँ हमारे गांव में कोई लड़कियाँ खेलती ही नहीं थी। तो मुझे फिर मैंने जब स्कूल लेवल में गए, जो मैं 5th क्लास में गई, मैं बचपन से रनिंग ये सब चीज़ तो करते ही रहते थे, लेकिन जब मैं 5th क्लास में गई तो वहाँ जाने के बाद मुझे एक खेलने के लिए, जैसे हर साल स्पोर्ट्स होती है हमारे स्पोर्ट्स स्कूल में, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। उसमें बहुत सारे गेम हैं, बास्केटबॉल थी, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स। एक्चुअली मैं एथलेटिक प्लेयर थी जी। मैं 100, 1500 और मैं हाई जंप करती थी, जिसमें मैंने हाई जंप में मैं नेशनल स्कूल नेशनल लेवल तक भी खेली हूँ और कबड्डी में भी मैं पार्टिसिपेट की हूँ। मैं स्कूल से मैं मतलब स्टेट चैम्पियनशिप स्विमिंग में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है जी। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें मैं जब आती गई तो हमारे वहाँ एक ग्रामीण नेशनल होती है, तो उसके लिए मेरा नाम, मेरा उत्तर 24 परगना, एक मेरा जो मैं जहाँ रहती हूँ वो नॉर्थ 24 परगना कोलकाता में एक जगह है। कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैं बंगाली हूँ और मैं वहाँ जब मैं खेलती थी तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र का एक नेशनल के लिए मुझे अपने क्षेत्र से अकेले मुझे भेजा गया था सिलेक्ट करके। तो वहाँ जब मैं पहुँची तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे वहाँ से सिलेक्ट तो हो गई थी, लेकिन वहाँ मुझे जो सिलेक्टर है उसमें एक सविता मजुमदार जी, वो सिलेक्टर कमेटी की मेंबर थी। उन्होंने मुझे कोलकाता बुलाया बास्केटबॉल के लिए जी। फिर यहीं से आपका सफर, यहीं से मेरा सफर शुरू होती है बास्केटबॉल के लिए जी। अच्छा, आप ग्रामीण आंचल से जुड़ी हुई थी, तो आप वहाँ पे आपको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसे घर, वहाँ का माहौल तो ऐसा नहीं रहा होगा कि आपको हर सुविधा मिली हो, या परिवार के लोगों ने कहीं रोका, कहीं टोका, या गांव के लोगों ने, मतलब किस तरह की कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ी? परिवार के अपने तो बचपन की, आपको बचपन में जैसे अपने फैमिली से मुझे कभी किसी के लिए रोक ही नहीं मिला जी। मैं एक लड़की हूँ, ये मुझे घर वाले मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, मुझे लड़के के तरह ही पाले। और गांव के लोगों ने, गांव के लोगों में स्टार्टिंग में ये वो लड़की है खेल रही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ती गई, मेरा स्पोर्ट्स स्कूल से मैंने नेशनल तक खेलने लगी, हमारे क्षेत्र से मैं पहले मतलब नेशनल तक पहुंचने लगी, तो इन लोगों को लगा कि गांव के हाँ ये अच्छा अचीवमेंट कर रही है, गांव का नाम रोशन करेगी। जी। उसके बाद जब मैं वो सविता मजुमदार दीदी जब मुझे कोलकाता लेके आए अपने क्लब
वहाँ मैं पहले खुदीराम अनुशीलन केंद्र है जी। मैं नेताजी इंडोर स्टेडियम है उसके जस्ट बगल में है। मैं वहाँ पहले बास्केटबॉल मेरा प्रैक्टिस शुरू हुई जी। फिर वो दीदी मुझे मेरा जब गेम इम्प्रूव हुआ तो दीदी अपने क्लब इंटेलिएसी क्लब है जिसमें वेस्ट बंगाल बास्केटबॉल एसोसिएशन है जी। वहाँ प्रैक्टिस होता था। हम वहाँ दीदी के क्लब से प्रैक्टिस करते थे। साथ में वहाँ एक इस समय जो है इंडियन रेलवेज और इंडियन बास्केट ये फुटबॉल टीम के जो कोच है कुंतला दस्तीदार मैं उन्हीं दोनों के क्लब से मैं वहाँ खेलती थी। फिर मैंने पहला यूथ नेशनल खेली। मैं लगभग बस 6 महीने के बाद मैंने यूथ नेशनल खेल ली थी। मैं बास्केटबॉल आने के बाद जी। फिर उसके बाद यूथ नेशनल फिर सीनियर नेशनल जूनियर नेशनल ये सब खेली। मैंने 91 से मैंने बास्केटबॉल शुरू किए थे जी। ऐसे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं बहुत दिन से खेलती थी। स्कूल का तो हर गेम मैंने पार्टिसिपेट करती थी लेकिन जब बास्केटबॉल में मैं 91 से शुरू की। आपने कहा कि हर गेम में आप पार्टिसिपेट करती थी तो बास्केटबॉल ही आपने क्यों चुना? इसमें एक्चुअली मुझे ना बचपन से ना मुझे बॉल खेलने की बड़ी शौक थी। मैं अपने गांव में लड़के के साथ फुटबॉल खेलने लगती थी जी। तो मुझे बॉल खेलने की बहुत शौक थी। तो उसी चाहत में जब मुझे ये सविता दीदी मुझे लेके यहाँ आई तो मुझे चाहत कोलकाता का ग्राउंड इतना बड़ा है वहाँ आओ तो लगता है कि हाँ मैं सपने की दुनिया में आ गई हूँ जी। इतना अच्छा स्पोर्ट्स का माहौल है वेस्ट बंगाल में और मतलब धर्मशाला में इतना अच्छा स्पोर्ट्स का माहौल है। कोई भी अगर छोटा बच्चे को अगर आप साथ ले जाओ तो उसको भी लगेगा हम कल से रेगुलर आए। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के लिए। तो मुझे वो धीरे धीरे जो है मुझे ग्रो किया खेलने के लिए। हाँ मुझे खेलना है बस। तब ये कभी नहीं रहता था कि मुझे जॉब करना है बस खेलना है। एक जुनून थी मेरा जुनून था खेलने का। अच्छा इस हम बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं तो आप बास्केटबॉल के बारे में बताइए कि ये गेम कैसा है? इसमें मतलब कितने घंटे चलते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके नियम क्या होता है? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए इस गेम के बारे में। बास्केटबॉल हम लोग जब खेलते थे उस समय बास्केटबॉल की क्या बोलते हैं साइज जो होती है इक्वल होती थी। मिनी का अलग होती थी लेकिन बड़े लोगों का 7 नंबर बॉल से हम लोग खेला जाता था। लेकिन इस समय बास्केटबॉल का वुमेन के लिए 6 नंबर साइज है और बास्केटबॉल में आपका 12 प्लेयर ही होती है एक टीम में जिसमें 5 ही प्लेयर प्लेइंग करती है और 7 प्लेयर आपका बेंच पे रहते हैं जी। हाँ और बास्केटबॉल का जो है 40 मिनट्स की गेम होती है 4 क्वार्टर होती है 10-10 मिनट की 4 क्वार्टर होती है और बस। अच्छा हम जैसे कि टीवी पर देखते हैं हॉकी भी देखते हैं फुटबॉल भी देखते हैं बास्केटबॉल भी देखते हैं लेकिन देखते हैं कि बास्केटबॉल के जो प्लेयर होते हैं वो हमेशा रनिंग में रहते हैं और मतलब एकदम पसीने से तरबतर रहते हैं। तो ऐसा इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली बास्केटबॉल को बहुत कम टाइम का गेम है जी। एक क्वार्टर अगर 10 मिनट का है तो 10 मिनट में एक बच्चे को 1 मिनट में कम से कम एक बच्चे को बास्केटबॉल एक्चुअली 28 मीटर का वो लंबाई होती है ग्राउंड की लंबाई होती है। तो अभी तो मतलब 30 मीटर भी होती है दोनों होती है। तो उसका 1 मिनट में कम से कम 4 से 5 बार अप डाउन होती है। बास्केटबॉल में कोई प्लेयर जो है एक साथ कभी भी स्थिर नहीं रहती हमेशा उनको दौड़ना ही अप डाउन। हाँ क्योंकि वो मतलब उसका स्थिर गेम है ही नहीं। बास्केटबॉल हमेशा रनिंग गेम है। हाँ उसमें जब जैसे एक पिवोट प्लेयर होती है हाइट प्लेयर होती है वो ऑफेंस करते समय वो थोड़ा टाइम स्टिल एक जगह रह के खड़े होके खेलते हैं। लेकिन बाकी इस समय 5.5 इस समय जो नया बच्चे खेल रहे हैं इसमें 5 प्लेयर को रनिंग ही करना रहता है जी। अप डाउन पूरा टाइम रहता है। आप अटेम्प्ट करिए तुरंत आपको वापस आना है तो इसीलिए पूरा टाइम रनिंग है। स्टॉप गेम है ही नहीं बास्केटबॉल जी। इसी वजह से ये पसीना ये जल्दी बास्केटबॉल बाकी गेम से बहुत ज़्यादा स्पीड गेम है बहुत ही ज़्यादा जिसके वजह से ये पसीना वगैरह जल्दी आना ये सब चीज़ें रहती है। अच्छा हम ये जानना चाहेंगे जैसे एक लड़की है वो उसका गेम में इंटरेस्ट है और वो बास्केटबॉल खेलना चाहती है मतलब उसमें अपना करियर बनाना चाहती है तो ऐसा वो क्या करे कहाँ सीखे मतलब किस तरह से इसमें वो आगे बढ़ सकती है? एक तो बास्केटबॉल में जो बच्ची खेलना चाहती है उसका एज मैटर है। एज बास्केटबॉल एक्चुअली अगर कोई कैरियर के लिए अगर खेलना चाहे तो कैरियर एज ए स्पोर्ट्स में 18 to 25 तक ही आपको जॉब मिलने का टाइम होती है। उसके पहले अगर बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं उसके पहले जॉब मिल सकती है लेकिन 25 के बाद नहीं लेते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है। क्या कुछ हाइट का भी कुछ होता है बास्केटबॉल के प्लेयर को कितनी हाइट होनी चाहिए? हमारे नहीं हाइट का तो इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि हाइट होनी ही चाहिए जी। इंडिया में तो हाइट बहुत कम ही मिलती है। इतनी हाइट का कोई कंपलसरी नहीं कि आपके इतना हाइट हो लेकिन हाँ बास्केटबॉल में हाइट
हाइट की प्लेयर ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ऊपर बास्केट ऊपर ही मारा जाता है, तो हाइट प्लेयर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और हाइट कम है तो ज़्यादातर जो हाइट कम प्लेयर है वो फॉरवर्ड ये फीडर की खेलते हैं। इसलिए बास्केटबॉल में स्पीड और हाइट दोनों की। तो आप रेलवे से कब जुड़ी? मैं 5 सितंबर 1996 में मैंने गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन की, लेकिन उससे पहले मेरा 96 में ही मेरा ट्रायल हुआ था यहाँ। जी जी। तो 96 सितंबर में मैंने यहाँ ज्वाइन कर चुकी थी। अच्छा डॉली जी, आप ऑफिस भी करती हैं, घर भी है, और मैंने सुना है कि आप कुक भी बहुत अच्छी हैं। जी, जी। इतनी ज़्यादा क्वालिटी आपके अंदर, और ये सब कुछ आप मैनेज कैसे कर लेती हैं? एक्चुअली क्या ना, मुझे अगर सिर्फ मेरा नहीं है, कोई भी अगर चाहते हैं कि मुझे सारे चीज़ मैनेज करना, भगवान ने गर्ल्स एक लड़की मतलब एक लड़की जब भी पैदा करते हैं, मुझे लगता है हर लड़की के अंदर ये सारे गुण दे के भेजते हैं। अगर जो नहीं करना चाहते वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये सारे चीज़ करने के लिए मतलब अलग से कुछ किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। मुझे लगता है ये करना है तो करना है, कैसे भी करना है। मुझे अगर मॉर्निंग में मैं रेगुलर वर्कआउट करती हूँ तो मैं 4:30 तक उठ जाती हूँ, चाहे मैं कितने बजे सो जाऊँ रात को, 4:30 तक उठ जाती हूँ। 5:20 5:15 तक मैं घर छोड़ देती हूँ। साइकिलिंग करूँ, वॉक करूँ, कुछ भी करूँ, मैं वर्कआउट के लिए बाहर निकल जाती हूँ। फिर आई तब तक मेरे हस्बैंड का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। भाई घर वालों के सपोर्ट से तो बहुत यहाँ मेरा हस्बैंड का रोल बहुत ही बड़ा है मैम, क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत ही अच्छे हैं। वो एक्चुअली वो भी बास्केटबॉल प्लेयर है, और वो अपने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ही मतलब रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। जी। अभी वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हाँ बास्केटबॉल स्पोर्ट्स वो भी से ही ज्वाइन है। जी मैम। तो वो मुझे हेल्प करते हैं। मॉर्निंग में वो भी उठते हैं, घर का काम में हाथ बटाते हैं। जब मैं वर्कआउट करके लौटती हूँ, जो भी ब्रेकफास्ट बनाना हो, जो भी करना हो बना देते हैं। हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर खाना बना के मैं ऑफिस चली जाती हूँ। मेरा 9:30 ऑफिस है जी, तो 9:30 में ऑफिस के लिए मैं निकलती हूँ। हाँ, मुझे लेट ऑफिस जाना पसंद नहीं है, लेकिन कभी अगर बारिश हो जाए तो उसके लिए भी मतलब मैं लेट बहुत कम जाती हूँ ऑफिस। अच्छा, मतलब अगर बहुत ही कम रेयर ही। डॉली जी, जैसे एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ होती है, आप स्पोर्ट्स से जुड़ी है, और एक हाउस वाइफ होती है, तो हम लोगों को जैसे कि हाउस वाइफ को लगता है कि ये काम तो बहुत कठिन है, कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है कि किस तरह से दोनों मैनेज किया जा सकता है? देखिए, एक हाउस वाइफ और स्पोर्ट्स वाले में कोई अंतर नहीं है जी। वो इंसान का सोच होती है जी। वो हाउस वाइफ है, लेकिन मतलब जो वर्कर है, जो जॉब करते हैं, ठीक है, वो एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ता है, लेकिन हाउस वाइफ भी बहुत एक्टिव होती है। बिल्कुल, वो अगर चाहे, क्योंकि वो पूरा घर का संभालते हैं, वो कोई चीज़ का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैसे मैनेज करें, हम कैसे सब कुछ करें। तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा। मुझे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता डिफरेंस है। शायद हो सकता है मैं बाकी जो है उनसे थोड़ा सा मतलब मैं ज़्यादा एक्टिव सोचती हूँ, इसीलिए मैं कर लेती हूँ, लेकिन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सब आसान है। बस आदमी में जुनून होना चाहिए करने का, बस जुनून होनी चाहिए कोई चीज़। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में बेटी है, मेरी भी 2 बेटी हैं, तो अगर आपकी बेटी है जरूर उसको स्पोर्ट्स कराइए, और उसमें बाहर समाज में स्पोर्ट्स में एक फिजिकल फिटनेस, एक पावर, एक मन की पावर अलग होती है, वो आती है, एक फिजिकल फिटनेस होती है। और इसके लिए अगर एक लड़की को अच्छा मजबूत बनाना है तो जरूर कोई भी किसी भी गेम, हम ये नहीं कह रहे बास्केटबॉल में आए, किसी भी गेम, कराटे हो, कुछ भी हो, लेकिन बच्ची लड़की लोगों को घर के बाहर जरूर भेजें। हाँ, आपको स्टार्टिंग में आपको पता नहीं जगह कैसा है, उसके लिए आप बच्चे के साथ रहें, उसके बाद बच्चे को अकेले छोड़ें, फ्री होके छोड़िए। जब तक आप बच्चे को फ्री नहीं होके छोड़ेंगे तो बच्चे फ्री भी नहीं होंगे, और समाज को मतलब बच्चे जब तक खुद फ्री नहीं होंगे तो समाज को सुधार भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए खुद बच्चे को ये मतलब आपको सिखाना है घर में एज ए माँ, एज ए मदर, कि बच्चे डरे ना, किसी भी क्षेत्र में जाए, कहीं भी जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, वो खुद बोल्ड रहे, उसको डरना ही नहीं है किसी चीज़ में, कि मुझे सामने कोई भी आए मुझे डरना नहीं है, मुझे वो चीज़ करके निकालना है। पढ़ने हैं तो मैं पढ़ के निकल जाऊँ, स्पोर्ट्स करना है, ये सामने कोई भी इस समय जो समाज में हो रहा है उसका सामना करने के लिए उसको खुद को मजबूत बनाना है, और वो बनाने के लिए एक माँ का काम है कि उस बच्ची को आप मजबूत बनाने के लिए बोले। हाँ, एक बात और है,
मैं स्पोर्ट्स तो करती हूँ, स्पोर्ट्स के साथ साथ मुझे हाँ रंगोली की बड़ी शौक है। मैं रंगोली पसंद करती हूँ। हाँ, मुझे कुकिंग की बहुत शौक है जी। और कुकिंग में मुझे खाना बना के अपने हाथ से खिलाने का बहुत मतलब शौक है। अगर कोई बोल दे कि हाँ हमको खाना है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बना के खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम आपसे कुछ अपने चैनल पे कुछ बनवाएंगे भी। डॉली जी, चलते चलते एक सवाल आपसे रह गया कि आपने 25 साल तक आप स्पोर्ट्स से जुड़ी रही, रेल से जुड़ी रही, तो इस बीच में आपने स्पोर्ट्स से संबंधित क्या क्या आपको अवार्ड मिले, क्या क्या आपने अचीव किया, क्या क्या आपके अचीवमेंट थे, वो हमारे दर्शकों को बताइए। 25 साल तो अभी सितंबर में मेरी हो जाएगी जी। लेकिन मैं पुराना क्या बोलूँ, मैं अभी रिसेंट की बात बताती हूँ। जी बिल्कुल। अभी हमारे डिपार्टमेंटल एक टूर्नामेंट हुई थी, उसमें मिक्स गेम था। इसमें आपका एथलेटिक्स थी जी, 100-200 का रनिंग थी, शॉटपुट था, कैरम था जी, लूडो थी, कैरम था, आपको बैडमिंटन था जी, चेस था जी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिए जी, जिसमें मैंने 8 गेम में पार्टिसिपेट लिए थे, जिसमें 7 में से 4 गोल्ड मिला मुझे। अरे वाह। हाँ, और 3 में मुझे सिल्वर मिला जी। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा कि मेरा एज अभी 45 है जी। इस एज में ये अचीवमेंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा। और एक मेरा ये अचीवमेंट की वजह से, जैसे मैंने ये वीडियोज़ वगैरह जो भी हमने खेला, जो दर्शक मुझे देखने आए, तो उन लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह, एक जागरूक हो गए कि ये इतना एज में अगर ये इतना कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। ये एक अच्छा मैसेज है कि सबको, मतलब सारे महिला, कोई भी कुछ एज की मतलब नहीं होती है, एज कोई बाउंडेशन नहीं करता, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए। तो बस यही है मेरा एक करंट, मेरा अचीवमेंट ये है, बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं पर्टिकुलरली बास्केटबॉल की हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बास्केटबॉल नहीं खेला, दूसरा गेम खेली हूँ यहाँ, जिसमें मेरा मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत ज़्यादा लाइफ का एक अच्छा एंजॉयमेंट भी कह सकते हैं। और मेरे वजह से और जिन लोगों के साथ इस टूर्नामेंट के द्वारा जुड़ी हूँ, वो सारे महिला मतलब मेरे वजह से इतना ज़्यादा मोटिवेट है। और हाँ, जाते जाते ये भी एक बात है, जैसे लोग एक मेडिटेशन करते हैं जी, एक मेडिटेशन होती है लोग के अंदर कि कहीं जाते हैं लोग बैठ के मेडिटेशन लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए आज के समाज मन नहीं लग रहा, काम करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ करने में, ऑफिस का वर्क भी इतना ज़्यादा ओवरलोड है जिसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहा है। उसके वजह से मैं खुद मेरे अंदर भी काफ़ी, मेरा कभी कभी बीपी भी इसी वजह से बढ़ जाती है। तो मैं जब मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ तो मैं ये सब चीज़ नहीं करती हूँ, मैं सीधा रनिंग मतलब वर्कआउट करती हूँ, उसी से मेरा मेडिटेशन होती है। बस ये मेरे लिए मतलब हम कहते हैं कि जो अगर है आपका हाथ पैर अच्छे से चल रहा है, उसको कहीं एक बैठ के मतलब एज ए प्लेयर अगर मैं बोलूँगी, मेरा अगर मानना है तो कहीं रनिंग और ये सब चीज़ें करेंगे, एक जगह बैठ के मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका हाथ पैर चले, जो लोग योगा करते हैं, मैं कहती हूँ योगा अच्छी चीज़ है, लेकिन आपका हाथ पैर अच्छे से चल रहा है तो आप वर्कआउट करिए, आप कुछ करिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, वॉक करिए, कुछ करिए इस तरह का। हाँ, योगा अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए क्या है, आप जब नहीं चल पा रहे, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर आप बैठ के वो सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपका जब हाथ पैर है, मेडिटेशन के लिए मैं कहूँगी कि आप स्पोर्ट्स करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स मेडिटेशन के लिए। दोस्तों, डॉली जी से रूबरू कराने का हमारा मकसद यही है कि इतनी कठिनाइयों और इतनी परेशानी के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अपनी मंजिल को पा लिया। हमारा आज का अंक यही समाप्त होता है। डॉली जी से मिलकर आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमारे वेब पोर्टल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर दीजिएगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, नए मेहमान के साथ, नए सवालों के साथ और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।